A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. I hope you are doing good. Let's have a positive start. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपके जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उनको अचीव करने हैं, तो उनके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा. और ज़्यादातर ये माना जाता है कि डिसिप्लिन यानी कि अपने आप पर बहुत ही कठोर बनना. दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल. डिसिप्लिन एक आदत होती है, राइट? एक ऐसी चीज़ जो आप बार बार करते हैं, और ये कहा जाता है कि 66 डेज के लिए अगर आप कोई भी चीज़ करें देन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन. तो ये इतनी कठिन बात नहीं है, राइट? थोड़े दिनों तक तकलीफ हो सकती है, लेकिन आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सो मच फॉर यू. इसी के साथ आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल है ये है डेंजरस रिटोरिक. इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है लुलास चांस, ये ब्राज़ील के ऊपर है. ब्राज़ील में क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, राजनीति में कौन कौन सी चीज़ें चल रही है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेंजरस रिटोरिक. अब रिटोरिक शब्द जो है इसका मतलब ये होता है भाषा और भाषा की कला, इसे रिटोरिक कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है भाषण के लिए, राइट? वैसे तो भाषण को स्पीच कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल रिटोरिक यानी कि बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं. खास करके इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो आसाम के लोगों के लिए है, और इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है. होम मिनिस्टर साहब ने थोड़े टाइम पहले ये बताया था कि किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर किसी व्यक्ति का नाम इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी में नहीं है तो फिर उनको चांस दिया जाएगा. ये एक एंड रोड यानी कि ये जो बात है उसका एंड नहीं है. तो इस चीज़ के बारे में जब होम मिनिस्टर बात करते हैं तो आपको इसको किस तरीके से लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजन्स को और जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मैसेज दे रही है. अब पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के भी कुछ लीडर हैं जैसे कि अमित शाह और ममता बनर्जी हैं, फिर कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं. किसी ने कहा कि खून की नदियाँ बहेगी, किसी ने कहा कि किस तरफ है कांग्रेस पार्टी, जैसे कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरफ है उनको देख लेना चाहिए. कांग्रेस से भी कुछ ऐसे रिटोरिक्स या फिर ऐसे भाषण सुनने को मिले थे. लेकिन क्या ये सारे भाषण जो हैं ये हमारे देश के हित में है? नॉट एट ऑल. क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये और ज़्यादा डर फैलाएगी. लोगों को ये लगेगा कि होम मिनिस्टर कुछ और बता रहे हैं और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उनके जो प्रेसिडेंट है वो कुछ और बात कर रहे हैं. तो इससे एक नेगेटिव मैसेज जा सकता है. हम यहाँ पर किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है. वी आर डूइंग प्योर एनालिसिस कि हमारे देश के लिए और सिविल सर्विसेज और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको किस एंगल से इसको देखना चाहिए. आपका जो व्यू पॉइंट या फिर आपका जो एनालिसिस है ये किसी पार्टी के ऊपर नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है. जब प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लेकर चल सकते हैं. ना तो थिंग इसके आपको पता है कि 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस एनआरसी में नहीं आया है, और एनआरसी के जो मेंबर्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है. कुछ 55,000 जितने लोगों ने तो इसमें कंट्रीब्यूशन भी किया कामकाज करने के लिए. तो इतने सारे लोगों ने मेहनत की है. थोड़ी बहुत एरर्स हमें देखने को मिलने भी वाली हैं, लेकिन एनआरसी के मेंबर्स ने भी बार बार कहा है कि ये एंड नहीं है. आपके पास अपील करने के लिए रास्ते खुले हैं. आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और स्टार्टिंग फेज जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हो सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसे भड़काऊ भाषण या एक दूसरे के खिलाफ ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं खास करके ऐसे टॉपिक्स में ना करें, क्योंकि इससे फिर पैनिक क्रिएट हो सकता है. मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, ये है रिबूटिंग द सिस्टम फॉर ए स्किल्स अपग्रेड. हमारे देश में यंगस्टर्स हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. कल हमने बात की थी इसकी, जो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक पिक्चर, और इसमें दिखाया था कि कैसे आने वाले कुछ सालों में हम चाइना को टेक ओवर कर लेंगे. लेकिन हम में और चाइना में डिफरेंस ये होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये थोड़ी यंग पॉपुलेशन रहेगी. तो यंग पॉपुलेशन में अपने आप एक एनर्जी होती है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, एस्पिरेशंस होते हैं फ्यूचर के लिए. यंग पॉपुलेशन जो हैं उनके खर्चे भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ें खरीदेंगे तो इससे भी मार्केट जो है वो
चलती रहेगी। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यंगस्टर्स के, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब सबसे पहले हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उनके पास 3 बेसिक चीज़ हों। ये मैंने कई बार बात कही है, लेकिन क्या करूं, ये तो ट्रूथ ही है, ये सत्य है कि आपको किसी भी देश को, किसी भी सोसाइटी को, जो यंगस्टर्स होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट, बोथ, उनको एजुकेशन। अब एजुकेशन की जब हम बात करें तो हमारे देश में जो हमने एजुकेशन की एक डेफिनेशन बना ली है वो नहीं, रियल एजुकेशन जो है वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं, वो आपको सेल्फ रिलायंट बनाती हैं, वो आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं, राइट। तो दैट इज़ व्हाट एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट। अच्छी डिग्री से ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर डिग्री है तो बात बुरी नहीं है, देयर इज़ नथिंग हार्म विथ इट, लेकिन सिर्फ डिग्री होना और बाकी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो तो ये एजुकेशन भी कुछ काम का नहीं है। उसके बाद है हेल्थ। अब हेल्थ की भी जब हम बात करें तो हमें प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर धीरे धीरे हमारा फोकस उसके ऊपर जा रहा है, राइट। योगा, जिम, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्सरसाइज, फिटनेस, तो लोग अब इससे ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, इसके बारे में काफ़ी अवेयर हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन आज भी उतने ज़्यादा यंगस्टर्स आपको ये सारी फिटनेस एक्टिविटीज़ करते हुए नहीं दिखेंगे जितने अगर आप किसी दूसरे देश के यंगस्टर्स को ऑब्जर्व करें, देन यू विल फाइंड दैट दे आर लिविंग ए बिट मोर हेल्थी लाइफस्टाइल। और तीसरी जो चीज़ है ये है कुशलता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन विदाउट स्किल, राइट, ये आज के ज़माने में एजुकेशन भी आप नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे देश में कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में अपनी ब्रांचेस खोलकर बैठी हैं, तो उनका कहना है, और सिर्फ एक दो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, ये एक लंबे टाइम से कंप्लेन चल रही है कि भारत के जो यंगस्टर्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनको आप ट्रेन नहीं कर सकते, राइट। उनको ट्रेन यानी कि वो अनट्रेनेबल हैं, उनको किसी भी चीज़ के बारे में आप बताइए तो वो सीख नहीं पाएंगे, उसमें वो स्किल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब में ये स्किल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में ये चीज़ देखने को मिली है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम रहता है। तो ये जो मीन्स व्हेन वी से प्रैक्टिकल नॉलेज कम रहता है, तो आपका सवाल ये होगा तो फिर ये जो सारी कंपनीज है उसमें काम कौन करते हैं? इंडियंस ही करते हैं हमारे देश में, जो कंपनीज फॉरेन की ऑपरेट हो रही है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप देखें तो इन्हीं सारी कंपनियों के जो मेन बॉसेस होंगे वो आपको पता चलेंगे, जो बड़े बड़े बॉस होंगे, जो एक लेवल के ऊपर जो होते हैं, ये एक पिरामिड आप बना लीजिए, तो इसका हो गया ये बॉटम लेवल, ये मिडिल लेवल, और ये हो गया टॉप लेवल। तो मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो फॉरेन में रहते हैं, राइट, तो वहाँ पर ज़्यादातर वहीं के लोग रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो मेन रीज़न है कि हमारे लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता, या फिर वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं ज़्यादातर केसेस में। उसके पीछे है कि एक पहले से ही कहीं ना कहीं स्किल की थोड़ी बहुत कमियां हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो सारी चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती है। उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम जर्मनी का दाखला लें, तो जर्मनी जो देश है उसमें जो सिलेबस है उसको तैयार करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, या फिर सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं करते हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी, राइट, वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ की जो कंपनीज हैं, वो भी उनके इनपुट्स जो हैं वो ये मिलकर पूरे सिलेबस को और पूरे कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनकी पढ़ाई जो है ये थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो। तो दिस इज़ अ स्मॉल थिंग। आप जापान का एग्जांपल ले लीजिए। जापान में ज़मीन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर पहाड़ी रीजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं टोक्यो बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड टोक्यो है। तो क्योंकि वहाँ पर ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही टफ टेरेन है, और पॉपुलेशन जो है, एक ऐसा टाइम था, आजकल तो जापान में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एल्डरली या फिर ओल्ड हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा टाइम था जब जापान ने सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स के ऊपर फोकस किया, और एक ऐसा देश जिसके पास इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री बन गया। तो एक रिपोर्ट फिलहाल बाहर आई है, इस रिपोर्ट का नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। अब ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE
ने लॉन्च की है और इसमें बहुत सारी खामियों के बारे में हमें जानने को मिल रहा है। देखिए, जो ITIs हैं इनका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें व्यक्ति कोई जो यंगस्टर है वो क्यों जाता है वहाँ पर? इसलिए जाता है ताकि उनको मशीन कैसे ऑपरेट होती है, मशीन को रिपेयर करना, ये सारी जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, तो बेसिक चीज़ों के बारे में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो एक स्किल्ड व्यक्ति बन जाए, उनके पास उतनी कुशलता आ जाए जिससे कि वो अगर कहीं पर भी जॉब अप्लाई के लिए जाए उस रेलेवेंट इंडस्ट्री में तो उनके लिए कुछ ना कुछ हो। लेकिन अगर हम देखें तो क्या चल रहा है हमारे देश में, कुछ 1896 जितने पब्लिक और 2000 जितने प्राइवेट ITIs थे। 1950 से लेकर 2007 के बीच में ये 60 ईयर का जो पीरियड रहा है, तो इस पीरियड में इतने हमारे पास ITIs थे पैन इंडिया। और इन पिछले 10 सालों में 2007 से लेकर 2018 तक अगर आप देखें तो कुछ 9000 नए प्राइवेट ITIs का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी दुकानों में, कई छोटे बेसमेंट्स में, टिन शेड्स में, गोडाउन्स में लोग ऐसा सेटअप कर देते हैं और उसको बता देते हैं ITI। उसमें बहुत कम लोगों को या फिर ना के बराबर लोगों को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो हर कोई फॉलो करता है, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक काउबॉय जॉब है, यानी कि एक जो कहते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे ऐसा कीजिए, कुछ मिली भगत हो जाएगी, आपको थोड़े पैसे मिल जाएंगे आपके नाम पर, चेकिंग चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्किल होते हैं लोग तो होने दो, ना होते हैं तो ना होने दो, फटाफट उनको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको इश्यू कर दीजिए। 13.8 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनके भविष्य के साथ यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अन्याय भी हो रहा है, इसलिए उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन जब वो काम के लिए जाएंगे तो पता चलेगा कि उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं हैं। तो दिस आर द प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं एज फार एज आवर स्किल इज़ कंसर्न। और स्किल के ऊपर आज भी इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है हमारे देश में, खास करके एजुकेशन सिस्टम में। आजकल बहुत सारी ऐसी स्कूल हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाइए, क्या ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम का पार्ट है? क्या इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम हमारे सिलेबस को, हमारे कोर्स को, हमारा जो ये वो क्या कहते हैं आप, जो पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कितनी कितनी चीज़ें ऐड होगी, कितनी चीज़ें नहीं होगी, ये सारी चीज़ें क्या हम इस प्रकार से जर्मनी के कंटेक्स्ट, जर्मनी जो बनाता है उस प्रकार से बनाते हैं? नॉट एट ऑल। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ITIs जो हैं उनके जो मेन कोर फंक्शंस हैं वो किसी और को दे दिए हैं, और इनका जो फंक्शन का सेटअप है ये भी काफ़ी अजीब है। जैसे कि डे टू डे इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका फाइनेंस, इसका एडमिशन, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये एक एडवाइजरी के तौर पर काम करता है। तो एक ITI और बहुत सारे अलग अलग बॉसेस, तो ये एक इश्यू है। इसके लिए ऑफ कोर्स कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि ओवरसाइट, यानी कि इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्या चल रहा है। ITIs जो हैं रैंडम चेकअप्स हों ताकि पता चले कि रियल ITIs हैं या फिर ऐसी छोटी छोटी दुकानों में ऐसे ITI सेटअप किए गए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इनका जो मेन वर्क है एक्रीडिएशन और असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, कोर्स स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम किसी और पार्टी के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। प्राइवेट पार्टीज़ को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन उनका चेकअप होना चाहिए और उनको गवर्नमेंट को बताना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको फॉलो करनी है। और एक चीज़ और है जिसे कहते हैं रीइम्बर्सेबल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, RIC। तो ये जो RIC है इसमें ये होता है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो यंगस्टर्स को ट्रेन करेगी, और यंगस्टर्स को जब वो ट्रेन करेंगे तब उनको टैक्स में थोड़ा एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि वो खर्चा उठाते हैं, और जितना भी खर्चा वो उठाते हैं इक्वल खर्चा गवर्नमेंट भी उठाएगी। तो इससे यंगस्टर्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑफ कोर्स जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसका कोई प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो इसी के ऊपर इस यंगस्टर्स को ट्रेन करेंगे, तो वे भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो काम है वो बिगड़ जाए या फिर उनकी जो प्रोडक्ट है वो बिगड़ जाए।
तो ये इसमें एक बैलेंस हो जाएगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। गवर्नमेंट को भी इतने ज़्यादा आईटीआईज को चेक करना, उनको सेटअप करना मीन्स हमें चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा आईटीआईज को सेटअप करने से अच्छा है कि प्राइवेट कंपनीज़ को हम रोप इन करें, जिससे कि हमारे यंगस्टर्स को प्रैक्टिकल अनुभव भी मिले और प्राइवेट कंपनीज को भी कुछ मिले, यंगस्टर्स को भी कुछ मिले और गवर्नमेंट का भी काम हो जाए। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, ये जो है ये इस चीज़ के ऊपर, ये जो थ्रेट्स टू यूरोपियन ईयू वैल्यूज़ के ऊपर है। मैं और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो मैं आपको 1 बाय 1 आर्टिकल्स ये स्क्रीन के ऊपर दिखाकर आगे फिर एक्सप्लेन करता हूँ, क्या ये चीज़ आपको सही लगती है, या फिर यू वांट मी के स्टार्टिंग में सारे ऐसे जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ आपको दी जाए, जैसे कि ये डेंजरस रिटोरिक है तो ये ये नेशनल रजिस्टर के ऊपर हैं, ये लुलास है तो ये ब्राज़ील के ऊपर हैं, ये म्यांमार के ऊपर हैं, तो आप बताइएगा मुझे व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, ताकि मुझे पता चले। मैं इस प्रकार से आगे चल रहा हूँ। और मुझे एक दो कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिली थी कि कई बार जब टॉपिक स्विच होता है, ये टॉपिक ख़त्म हुआ और इसमें गए तो पता नहीं चलता, तो इसमें यही एक पेज है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज़ वर्किंग लाइक ए ब्रेक, फ्रॉम दिस टॉपिक वी आर मूविंग टू दिस वन। तो ये जो है ये यूरोपियन वैल्यूज़ के ऊपर एक थ्रेट है। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यहाँ से देशभक्ति के बारे में, मीन्स नेशनलिज्म, राइट, राष्ट्रवाद, इसके बाद लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में से मिली और धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फैलने लगी। और बाद में जो हमारे यहाँ पर क्रांति हुई तो उससे हम काफ़ी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, नो डाउट। और दुनिया के बहुत सारे देश, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन में से जो चीज़ें हमें सीखने को मिली वो उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। ना ये यूरोप में हुआ तो ऑफ कोर्स यूरोप में भी, ये रहा फ्रांस बाय द वे, तो यूरोप में भी एक डेमोक्रेसी का माहौल आया। वहाँ पर बहुत लंबे टाइम से जो मोनार्की यानी कि जो राजाशाही थी वहाँ पर चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे फिर डेमोक्रेसी आने लगी और आज यूरोप जो है ये दुनिया का सबसे, आप कह सकते हैं, अमीर रीजन है। वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ की गवर्नमेंट्स, और मीन्स आपने देखा ही होगा बहुत सारी फिल्मों में हमें पता है कि यूरोप जो है वो बहुत ही खूबसूरत कॉन्टिनेंट है। कल हम यूके और ईयू के बारे में बात कर रहे थे और आज हम ईयू के एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दो ऐसे देश हैं, एक है पोलैंड और एक है हंगेरी। ये दोनों जो देश हैं, ये रहा पोलैंड और ये है यहाँ पर हंगेरी। मेरे पास मैप भी है यूरोप का, तो here we go, दिस इज़ योर पोलैंड हियर और यह है हंगेरी। और आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि इन दोनों देशों के कैपिटल कौन से हैं। अब ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर जो 2 है वो ये हैं कि आप देख सकते हैं कि हंगेरी तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ एक देश है, लेकिन पोलैंड ऐसा कंट्री नहीं है। तो ये जो पानी है, ये जो समंदर है, इस समंदर का नाम क्या है, ये भी ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर इश्यू या फिर टॉपिक के बारे में। यूरोपियन यूनियन में ऐसे कानून हैं, उसे शेंगेन एग्रीमेंट भी कहते हैं। एक शेंगेन एग्रीमेंट हुआ जिसमें बहुत सारे देशों ने ये तय किया था कि जो लोग आते हैं अलग अलग सीरिया में से, या फिर हमें पता है कि इस रीजन में से, सीरिया और इराक में से बहुत सारे लोग यूरोप में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से भी नॉर्थ अफ्रीका से भी बहुत सारे लोग, सहारा से भी बहुत लोग इस जगह पर एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो अगर डेफिनेटली ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वहीं पर वो एंटर होंगे तो इन विचारों का क्या, राइट। ये पूरे यूरोपियन यूनियन जो है एक टीम की तरह काम करते हैं, तो सिर्फ इटली या फिर ग्रीस या फिर ये सारे जो देश हैं वो उनको संभाल नहीं सकते। तो एक शेंगेन एग्रीमेंट हुआ, मीन्स उससे पहले हो गया था शेंगेन एग्रीमेंट के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो रेफ्यूजीज़ के बारे में भी ये कहा कि हम सब देश मिलकर थोड़े थोड़े रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो जर्मनी ने सबसे पहले कदम उठाए। जो अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे इन द सेंस हाईली स्किल्ड लोगों को जर्मनी ने दरवाज़ा खोल दिया अपना और लोगों को उसमें एंटर कर लिया, जर्मनी का पार्ट बना लिया। अब नेचुरली बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, तो फिर लोकल जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें क्रिएट होगी। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई और धीरे धीरे राइट विंग पार्टी, यानी कि
राष्ट्रवादी एक्सट्रीम राइट जो कहते हैं कि बदलाव नहीं चाहिए, ये लोग को निकालो यहाँ से, ये लोग हमें ये करेंगे, हमारी जॉब्स चली जाएगी एक्सेट्रा। तो ये एक वेव चलने लगी और इसी वेव में फिर धीरे धीरे अब ये देखिए पोलैंड और हंगेरी जो देश हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे कानून निकाले हैं, जैसे कि हंगेरी में एक स्टॉप सोरोस एक कानून बनाया जिससे कि जो एसाइलम सीकर की मदद करेगा, अगर कोई व्यक्ति जो ये माइग्रेंट है अगर उस देश में आता है तो फिर उनकी कोई मदद करेगा तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है यहाँ पर, और जिससे यूरोपियन यूनियन काफ़ी परेशान है। और प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन यूनियन में किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 100% यस चाहिए, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं तो सारे के सारे मेंबर्स यस कहने चाहिए। एक भी मेंबर ने अगर कहा नहीं तो फिर वो देश के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन अपने ही जाल में फंस गया है, अपने ही बनाए हुए लॉज जो हैं उनके खिलाफ खड़े रहे हैं, और डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा, या फिर यूरोपियन जो वैल्यूज़ रही हैं उसके लिए एक ये बहुत बड़ा खतरा भी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इस म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ, और म्यांमार का एक रेवोल्यूशन है जिसका नाम है, क्रांति है जिसका नाम है 8888। अब ये जो 8888 है ये अगस्त महीना जो 8वां महीना है तो इसकी 8वीं तारीख, और 88 में ये एक मूवमेंट चली, यहाँ पर एक क्रांति हुई डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर लोगों ने मीन्स वहाँ पर एक लंबे टाइम से, अगर आप देखें म्यांमार की हिस्ट्री में जाएं तो आप पाएंगे कि पहले तो ब्रिटिश राज था, उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, और फिर लंबे टाइम से मिलिट्री के बहुत अत्याचार भी रहे हैं, झगड़े भी बहुत हुए, बहुत सारे लोगों को मारा भी गया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हुई म्यांमार में, और 88 में फिर क्रांति हुई। वहाँ पर लोगों ने अपना मीन्स लोग घर से बाहर निकले, राइट, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और धीरे धीरे फिर हमें देखने को मिलता है कि म्यांमार में पहले मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद मिलिट्री बैक्ड सेमी डेमोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट है लेकिन सेमी है, सारा जो पावर्स है वो मिलिट्री के पास है। और आज जब हम देखें तो हमें एक हाइब्रिड रेजिम देखने को मिलती है जहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी पावर हैं और मिलिट्री के पास भी थोड़े बहुत पावर्स हैं। तो आज एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, और धीरे धीरे यहाँ पर एक पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है ये यहाँ पर ग्रो हो रही है, मैच्योर हो रही है। और ये रहा म्यांमार। आपको पता है कि ये बर्मा जो है, म्यांमार या फिर बर्मा, ये हमारा एक नेबरिंग देश है, हमारे साथ अपनी बॉर्डर भी शेयर करता है, और यहाँ की एक बहुत फेमस रिवर भी है, राइट। ये रिवर, इसका नाम है इरावदी रिवर, और इसका कैपिटल है नेपितो। और ये जो आप लीडर देख रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, उनका नाम है आंग सान सू की, राइट। आंग सान सू की जो हैं ये डेमोक्रेसी के लिए खड़ी हुई। उनके फादर भी इस देश के लीडर थे, और ये बहुत लंबे टाइम तक जेल में रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो ये डेमोक्रेसी के लिए जो अपने राइट्स थे अपने लोगों के लिए उन्होंने फ़ाइट की, और फाइनली उनको जेल से रिहा कर दिया गया, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आई एम श्योर ये चीज़ आप सब जानते होंगे। कुछ और चीज़ें जियोग्राफी के कंटेक्स्ट में बात करें तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हैं वो भी यहाँ से पास होती है, तो ये एक ट्रॉपिकल देश बन गया है। इसके साथ अंडमान निकोबार से ये बहुत ही नज़दीक होता है, और स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने कल ही बात कर रहे थे कि धीरे धीरे चाइना जो है वो यहाँ पर पेनिट्रेट हो रहा है, और यहाँ पर एक इश्यू भी चला रखाइन स्टेट में, जो वहाँ के जो रोहिंग्याज हैं तो उनको यहाँ से निकाल दिया गया। मिलिट्री ने काफ़ी बुरा बर्ताव किया है उनके साथ, और वहाँ की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चुप रही। यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल टीम यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया गया, और इंडिया ने भी एक रोल प्ले करने में थोड़ी चूक दिखाई है। आज हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार में मिडलमैन या फिर एक दोनों पार्टीज़ को सामने बिठाने का काम जो कर रहा है वो है चाइना, ना कि इंडिया। वैसे तो इंडिया को ये काम करना चाहिए था, लेकिन एनीवेज धीरे धीरे यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। लेकिन आज भी
जो वहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है। और बेस्ट एग्जांपल है रोहिंग्यास। उनकी जो फाइट है वो 1948 से चल रही है। और दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, ये है अबाउट एसेंशियलिटी ऑफ मॉस्क। मॉस्क की कितनी जो है अहमियत है आप कह सकते हैं इस्लाम में। अब हाल ही में एक केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो मॉस्क है यानी कि जो मस्जिद है वो इस्लाम के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत, इस्लाम रिलीजन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नमाज जो है वो आप जो एक मुसलमान है वो कहीं पर भी नमाज पढ़ सकता है। तो ये चीज़ कही सुप्रीम कोर्ट ने। और एक जजमेंट था, फारूकी जजमेंट। इस फारूकी जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये स्टैंड लिया। और हाल ही में इसी फारूकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से बताया है कि ये जो अयोध्या वाला केस चल रहा है तो उसमें 1994 में ऑलरेडी बता चुका है कि इसकी कोई ज़रूरत, इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन ये फारूकी जजमेंट में जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं जो एक बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है, उसके कोई भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए गए थे। इनफैक्ट एक केस है जिसका नाम है द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्रा तीर्था स्वामीनार ऑफ श्री सिरूर मठ, 1954 का ये केस है। और इस केस में एक बात कही गई है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी बात कहती है, इस प्रकार का कोई स्टैंड लेती है, तो ये पूरे देश के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो इसमें यह बताया गया कि जो रिलीजन है वो अपने आप तय करेंगे, राइट। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वही डिफाइन करेगी क्या चीज़ें सही है या कि एक लंबे टाइम से कोई चीज़ चल रही है, या फिर गीता में कुछ लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है, कुरान में लिखा गया है, तो वे सारी जो चीज़ें हैं वो रिलीजन का बेस बन जाएगी। रफली ऐसा ही इनका कहना है। और प्रोफेट मोहम्मद साहब जो थे तो उन्होंने भी मक्का से जब वो मदीना पहुँचे तब सबसे पहला उन्होंने जो काम किया वो था एक मस्जिद को बनाना। कुरान में ये भी कहा गया है कि जो मस्जिद हैं इसमें हर कोई, यानी कि इसमें आप किस सोशल बैकग्राउंड से हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप अरेबिक हैं या फिर इंडियन हैं या फिर आप अफ्रीकन हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर नस्लवाद नहीं किया जाता। जेंडर के ऊपर ऐसा कोई रोक नहीं है, एज पर दिस के जेंडर आपका हो तो भी ये सारी चीज़ें जो ये मस्जिदें होती हैं तो ये सोशल प्रोग्रेस के एक प्रतीक हैं, एजुकेशन के प्रतीक हैं, खास करके नॉट ऑफ दिस एजुकेशन अबाउट लाइफ। और ये भी बताया गया है कि एक अगर कोई व्यक्ति जो हैं वो देख नहीं सकते तो उनके बारे में भी प्रोफेट मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि उनको भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। तो इस चीज़ से ये पता चलता है, इस आर्टिकल में बेसिकली यही चीज़ें बताई गई है कि जो मॉस्क है या फिर मस्जिदें जो हैं उनका डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। के.एम. जोसेफ के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि इनके बारे में हमने बात की है। तो कल भी हम बात कर रहे थे और आज गवर्नमेंट ने ये बताया कि उनकी जो सेरेमनी है, उनकी जो शपथ विधि है वो लास्ट में ही होगी, उनको हम जंप नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में से भी एक खबर सामने आई है कि 24 ऐसी बच्चियां हैं जिनके ऊपर उनको मिसट्रीट किया जा रहा था, उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहे थे। तो ये एक दूसरा बनाव है। बिहार में थोड़े टाइम पहले ऐसी एक चीज़ हमें देखने को मिली। 3 जजेस वाली जो बेंच है, ये आर्टिकल 35A ये क्या है ये भी हमने कल बात की थी। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल अपडेट। राज्यसभा ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बिल को पास कर दिया है। डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस, जो बच्चों के रेप केस करते हैं तो उनके ऊपर उनको अब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी। लोकसभा ने SC/ST अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कुछ 2 दिन पहले, तो उसको भी पास कर दिया है। और एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है इंडोनेशिया से कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक हुआ 6.9 मैग्नीट्यूड का। और यहाँ पर अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। आप देखिए 2005 में, 4 में, 16 में, ये 17 में, थोड़े टाइम पहले यहाँ पर वोल्केनो की एक खबर आई थी। इसके पीछे मेन रीज़न है कि ये एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है इसके ऊपर आया हुआ है। और रिंग ऑफ फायर ये जो पूरा रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा
वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट ये जो अर्थक्वेक की ये जो प्लेट्स होती हैं, राइट, तो ये प्लेट्स के साथ जुड़ी हुई थियोरी है। आई एम श्योर आप इसको जियोग्राफी के बेसिक्स में ज़रूर पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये रहे आपके कल पूछे गए प्रश्नों के कैपिटल्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनका सही जवाब दिया है। ये रहे कल के आंसर। और आज के लिए आपके ये 2 MCQs हैं, जी के बेस्ड हैं, और 2 प्रश्न मैंने ऑलरेडी मैप बेस्ड आपको पूछ लिए हैं। एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।